वेलकम करता हूं आप सभी को। तो जितने भी जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सबको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थर्ड ईयर में आपका दो ही सब्जेक्ट मेनली रूप से पढ़ना है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 और एक आपका मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी। और सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो थोड़ा हार्ड विषय है वो आपका यही है, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी। तो आज के वीडियो में आज हम फिर से 10 से 15 डिफिनीसन देखेंगे जो कि आपके मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। और जो हिंदी मीडियम के है वो हिंदी में अपना पढ़ेंगे, हिंदी में ही समझाएंगे। जो इंग्लिश का है वो अपना इंग्लिश में इसको देखेंगे। मैं इंग्लिश भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों दिया गया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF मिलेगा, दोनों में पढ़ाया जाएगा। ओके, बाकी बहुत लोग का डिमांड था कि दोनों विषय में समझाने से टाइम टेकन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम समझाने का प्रयास अब हिंदी में ही सिर्फ करेंगे। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और हिंदी के स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए यूजफुल है, समझना हिंदी में ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लिखने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला है थ्रीटनेड एब्सॉर्प्शन। क्या होता है? थ्रीटनेड एवर्सन क्या होता है? संभावित गर्भपात क्या होता है? तो देख लीजिए, यह गर्भपात का प्रकार है। यह क्या है? एक गर्भपात का प्रकार है जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो गई है परंतु यह उस स्थिति में नहीं पहुंची है जिसमें गर्भ अवस्था को जारी रखना असंभव हो। इसमें चिकित्सीय सहायता से गर्भपात को रोका जा सकता है। देखिए, संभावित गर्भपात की मतलब है कि थ्रीटनेड अवर्सन। थ्रीटनेड अवर्सन का मतलब होता है कि यह है गर्भपात का ही एक प्रकार, लेकिन होता यह है कि जब गर्भपात की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो जाता है यहाँ पे, परंतु यह उस स्थिति में नहीं पहुँच पाता है जहाँ से जो है गर्भपात किया जा सके। समझ गए? तो इस कारण जो है चिकित्सीय डॉक्टर के सहायता से जो है इस गर्भपात को रोका जाता है और यही जो है संभावित गर्भपात कहा जाता है। संभावित मतलब क्या? कि संभावना, गर्भपात की संभावना, अभी हुआ नहीं है कंप्लीटली लेकिन एक संभावना है होने का गर्भपात। समझ गए? लेकिन डॉक्टर के द्वारा इसे रोका जाना ही संभावित गर्भपात थ्रेटनेड एबॉर्शन कहलाता है। ओके, चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, कम्प्लीटली दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए कि क्या है? अपरिहार्य गर्भपात यानी इनएविटेबल अवर्सन। क्या चीज़? इनवाइटेबल एवर्सन। इनवाइटेबल एवर्सन क्या होता है? अपरिहार्य गर्भपात क्या होता है? देख लीजिए, इस स्थिति में गर्भ अवस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है, महिला का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, भूख नहीं लगती है, बुखार भी हो सकता है तथा बेचैनी रहती है। ये सब जो है आपके गर्भपात की प्रकार है जहाँ पे अलग अलग तरीके से गर्भपात का कंडीशन रखा गया है। अब इससे पहले वाला जहाँ था तो वहाँ पे गर्भपात को रोका जा सकता था डॉक्टर के सहायता से, बट यहाँ पे अब होता यह है कि ये जो आपका अपरिहार्य गर्भपात है तो इसको जो है रोकना जो है संभव नहीं होता है। इसमें जो है गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है, महिला का स्वास्थ्य जो है बिगड़ने लगता है, भूख नहीं लगता है, बुखार भी हो सकता है तथा बेचैनी हो जाता है। इसीलिए इसे जो है अपरिहार्य गर्भपात कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है गर्भ अवस्था को जो है जारी रखना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए यह जो है एवर्सन कहलाता है। समझ गए? नेक्स्ट अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इसका आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड एवर्सन। मिक्स्ड एवर्सन का मतलब है कि इसको अनभिज्ञ गर्भपात भी कहते हैं। इस गर्भपात में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है परंतु गर्भाशय में ही रहता है। देखिए, मिक्स्ड एवर्सन। मिक्स्ड एवर्सन का मतलब होता है लीन गर्भपात। इसमें पता नहीं होता है कि जो भ्रूण है, जो शिशु है, जो गर्भ में पल रहा है उसका जो है डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है। इस चीज़ का पता धीरे धीरे बाद में चलता है। इससे जो है अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब जानकारी नहीं रहता है, लेकिन गर्भपात हो गया रहता है और ये जो है मृत्यु हो जाता है भ्रूण का। यही जो है आपका गर्भाशय में ही इसका मृत्यु हो जाता है। यही आपका लीन यानी मिक्स्ड एवर्सन कहलाता है। ओके, चलिए एवर्सन का सीधा सीधा मतलब होता है गर्भपात का कि गर्भ को जो है जो भ्रूण पल रहा है उसको डेथ कर देना या फिर उससे जो है किसी भी कारण से उसका मृत्यु हो जाना, यही जो है आपका नॉर्मली होता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट एवर्सन है। कंप्लीट एवर्सन का मतलब है कि पूर्ण गर्भपात। पूर्ण गर्भपात की क्या मतलब होती है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इस गर्भपात में निषेचन उत्पाद मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं। यह 3 माह से पहले ही होने वाला गर्भपात है। देखिए, पूर्ण गर्भपात जो होता है इसमें कंप्लीट जो है गर्भपात किया जाता है जब देखा जाता है कि इससे माँ को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस प्रेगनेंसी से,
जब देखा जाता है कि इस प्रेगनेंसी, इस गर्भ के होने से माता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, माता का आगे चल के मृत्यु भी हो सकता है, डिलीवरी में परेशानी हो सकता है, तो फिर क्या किया जाता है, कंप्लीट एबॉर्शन कराया जाता है, पूर्ण गर्भपात कराया जाता है। पूर्ण गर्भपात में होता यह है कि जो भ्रूण जो निषेचन होता है, मादा और फीमेल के मिलने से जो निषेचन बनता है, और वही निषेचन धीरे धीरे जो है क्या होता है, आगे चल के एक भ्रूण के रूप लेता है, फिर धीरे धीरे वह शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो निषेचन का टाइम रहता है, जो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ रहता है, तो यह महीना 3 महीने से पहले होने वाला यह एबॉर्शन होता है, जहां पे पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो निषेचन हुआ रहता है उसको पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है इसमें, और यह 3 माह से पहले होने वाला होता है, क्योंकि 3 माह के बाद धीरे धीरे यह जो है आकार बदलने लगता है, तो फिर जो है एक दंडनीय अपराध हो जाता है। ठीक है, दंडनीय अपराध तो शुरू से ही है, लेकिन किसी कंडीशन में ये जो है कराना बहुत ही ज़रूरी ही हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें होता है। बाकी देखिए, अपूर्ण गर्भपात है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट है। यह गर्भपात कंसेप्शन से, कंसेप्शन मतलब समझ रहे हैं ना, कि निषेचन मतलब मादा और नर और मादा के मिलने से, जो नर और मादा के युग्मनक से जो निषेचन होता है वही कंसेप्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यह गर्भपात कंसेप्शन से 12 सप्ताह के बाद ही होता है। ठीक है, इस पर इनकम्प्लीट जो एबॉर्शन होता है यह 12 सप्ताह के बाद ही होता है। ठीक है, इस प्रकार में रक्तस्राव अधिक होता है, भ्रूण बाहर निकल जाता है, जबकि प्लेसेंटा वाला भाग अंदर गर्भाशय में ही रह जाता है, इसलिए यह अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। ठीक है, आप देखते हुए कभी कभी कुछ गलत सिचुएशन होने के कारण जो है कुछ ऐसे मामला आता है जहाँ पे एबॉर्शन कराया जाता है, तो उस जल्दबाजी में किए गए एबॉर्शन में होता यह है कि भ्रूण तो बाहर निकल जाता है, भ्रूण तो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, भ्रूण समझ रहे हैं ना, कि जो निषेचन के फलस्वरूप जो फल तैयार हो रहा है वही जो है आपका भ्रूण होता है, तो भ्रूण तो इसमें बाहर निकल जाता है, लेकिन जो प्लेसेंटा होता है, जो माँ के गर्भाशय से लगा हुआ होता है और भ्रूण के, वह पूर्ण रूप से गर्भाशय में ही रह जाता है, जिसके कारण इसमें जो है रक्तस्राव अधिक होता है, और इसीलिए इसे अपूर्ण गर्भपात कहते हैं, क्योंकि इसमें भ्रूण निकल जाता है लेकिन प्लेसेंटा जो है गर्भाशय में ही रहता है, इस कारण से इसे अपूर्ण कहा जाता है। ठीक है, और यह 12 सप्ताह के बाद ही होता है। ओके, समझ गए? चलिए, ये आप लोग समझ गए। अब चलिए, विषाक्त गर्भपात है, मीन्स सेप्टिक एबॉर्शन है। सेप्टिक एबॉर्शन का मतलब क्या होता है? विषाक्त गर्भपात। इस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय तथा भ्रूण में संक्रमण हो जाता है। यह एक प्रकार से गंभीर स्थिति है जो अपूर्ण गर्भपात की भांति होती है। इसमें स्त्री को तेज ज्वर होता है, उदर में ऐंठन युक्त दर्द होता है, नाड़ी दर बढ़ जाती है आदि। देखिए, विषाक्त गर्भपात के मतलब होता है कि एक गर्भपात वैसा गर्भपात होता है जिसमें भ्रूण और गर्भाशय जो यूट्रस होता है उसमें जो है संक्रमण हो जाता है। सेप्टिक मतलब संक्रमण ही होता है। अब संक्रमण होने से जो है क्या होता है कि यह गर्भपात होता है, और यह एक प्रकार का गंभीर स्थिति है जो अपूर्ण गर्भपात की भांति होता है, जो अपूर्ण गर्भपात के ही भांति होता है। ओके, इसमें स्त्री को तेज ज्वर होता है, और जो पेट का भाग है उसमें ऐंठन वाला दर्द होता है, और नाड़ी दर पल्स रेट बढ़ जाता है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, विषाक्तता गर्भपात समझ गए। अब है प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव। प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव का मतलब क्या होता है? APH, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज है प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव, मतलब प्रसर्व डिलीवरी से पहले का रक्तस्राव। समझ रहे हैं ना? देख लीजिए क्या होता है। शिशु के जन्म से पहले, मतलब जो शिशु के जन्म होता है उससे पहले, अथवा गर्भाशय के 28वें सप्ताह के पश्चात, मतलब जो गर्भावस्था होता है उसके 28 सप्ताह हो जाने के बाद, 28वें सप्ताह के बाद जनन मार्ग, बर्थ कैनल, मतलब जहाँ से जनन देती है स्त्री, से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। प्रसर्व की प्रथम अवस्था एवं द्वितीय अवस्था में भी होने वाला रक्तस्राव एंटीपार्टम हेमरेज यानी रक्तस्राव कहलाता है, प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव कहलाता है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, मैंने बता दिया। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव क्या होता है, तो प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव मतलब प्रसर्व के पहले ही रक्तस्राव शुरू होना प्रसर्व रक्तस्राव कहलाता है, प्रसव रक्तस्राव कहलाता है। ये जो रक्तस्राव होता है यह गर्भ प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह के बाद जो है जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव होता है, जो क्या होता है कि प्रसर्व के प्रथम अवस्था एवं द्वितीय अवस्था में भी होने वाले रक्तस्राव को एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए,
चूँकि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जब डिलीवरी नज़दीक आ जाता है तो यह जो है सिक्रेशन शुरू हो जाता है रक्तस्राव। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सम्मुख अपरा प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है। सम्मुख अपरा क्या होता है, तो देखिए अपरा प्लेसेंटा प्रेविया। देखिए सम्मुख अपरा का मतलब होता है कि आमतौर पर गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी के समय जो प्लेसेंटा होता है ना, वो गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है। मतलब आमतौर पे जो होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस के जो ऊपर वाला भाग होता है ना, वहाँ से लगा हुआ होता है, आरोपित होता है। लेकिन किसी परिस्थिति में, किसी कंडीशन में अपरा जो है, प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है तथा सर्विक्स के इंटरनल ओएस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। अब समझने के लिए समझ लीजिए। देखिए प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब होता है कि नॉर्मल तौर पे जो प्रेगनेंसी के समय जो प्लेसेंटा होता है वह गर्भाशय के ऊपरी हिस्सा से क्या होता है, लगा होता है आमतौर पे। लेकिन होता यह है, लेकिन आरोपित होता है, लेकिन होता यह है कि किसी किसी परिस्थिति में जो प्लेसेंटा होता है वह गर्भाशय के ऊपर से न लगकर नीचे भाग से लगता है। ठीक है, नीचे के आंशिक या पूर्ण रूप से नीचे के भाग से आरोपित हो जाता है, जिससे होता यह है कि गर्भाशय के निचले भाग में आपका सर्विक्स होता है, ग्रीवा होता है। अब नीचे वाला भाग से जो प्लेसेंटा लगता है तो वह सर्विक्स को ढक देता है। अब सर्विक्स को ढकने से इस कंडीशन में जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, रक्तस्राव ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यही जो है प्लेसेंटा प्रेविया होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब प्लेसेंटा क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह माँ के गर्भाशय से लगता है और फिर जो शिशु भ्रूण होता है उसके नाभि से लगा होता है, जिसके द्वारा भ्रूण को सब चीज़ मिलता है, पोषण वगैरह सब चीज़, यही प्लेसेंटा होता है। समझ गए। चलिए ये भी बता दिया आप लोग को। अब यहाँ पे देख लीजिए अपरा पृथीकरण, प्लेसेंटा एब्रप्शन, प्लेसेंटा एब्रप्शन, प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होता है देख लीजिए। अपरा पृथीकरण, अपरा पृथक्करण यह वह असमान स्थिति है, यह एक असमान स्थिति है जिसमें अपरा प्लेसेंटा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपर भाग में समान रूप से होता है, परंतु गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही इसका प्रीमेच्योर पृथीकरण हो जाता है, अतः इसको दुर्घटनात्मक रक्तस्राव भी कहते हैं। देखिए होता यह है कि अब प्लेसेंटा एब्रप्शन का मतलब होता है कि यह एक एबनॉर्मल स्थिति होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है। बट होता यह है कि इसमें प्लेसेंटा जो होता है यह ऊपर से ही लगा होता है, नॉर्मल तरीक़ा से यह ऊपर से ही गर्भाशय से लगा होता है। ठीक है, लेकिन जो शिशु होता है, जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है, उसके जन्म से पहले ही यह प्लेसेंटा जो है अलग हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आमतौर पे हम जानते हैं कि गर्भनाल जो बच्चा को कटता है जन्म के बाद कटता है, जब तक नहीं उसको काटा जाए तब तक वह माँ के यूट्रस से ही लगा होता है। लेकिन इसमें प्लेसेंटा एब्रप्शन पृथक्करण में होता यह है कि जन्म से पहले ही जो है यह ऑटोमेटिक या किसी कारण से अलग हो जाता है। समझ गए। अब इससे जो है क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बच्चा को भी प्रॉब्लम होता है, माँ को भी प्रॉब्लम होता है। तो इससे दुर्घटनात्मक रक्तस्राव भी कहते हैं, चूँकि यूट्रस से हट जाएगा, किसी न किसी कारण से अलग हो जाएगा तो रक्तस्राव तो होगा ही होगा। तो वही चीज़ें हैं, समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए पृथक्करण समझ गए। पृथक्करण का मतलब ही होता है कि अलग हो जाना। तो प्लेसेंटा अलग हो गया है, यूट्रस में लगा हुआ है, लेकिन किसी न किसी कारण से जन्म से पहले ही अलग हो जाना ही पृथक्करण कहलाता है। ओके, चलिए अब आता है आपका प्री एक्लेम्प्सिया। प्री एक्लेम्प्सिया देखिए, प्री एक्लेम्प्सिया लेट प्रेगनेंसी का रोग होता है, इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। देखिए एक्लेम्प्सिया जो होता है, प्री एक्लेम्प्सिया, यह प्रेगनेंसी के समय स्त्री को होने वाला रोगों का एक जो है रोग होता है, जिसमें होता यह है कि कुछ महिलाओं को तो जो डिलीवरी होता है, प्रेगनेंसी होता है, वह नॉर्मल हो जाता है समान तौर पे। कुछ ऐसे महिलाएं होती है जिसको प्रेगनेंसी गर्भ अवस्था में जो है क्या होता है कि उसको तरह तरह की कठिनाइयाँ होता है, तरह तरह के उसको जो है हाइपरटेंशन, बीपी का रोग हो जाएगा। ठीक है, उसको जो है फेस पर सूजन आ जाएगा, हाथ पैर में सूजन आ जाएगा। तो यही सब जो रोग होता है ना, वह प्री एक्लेम्प्सिया में आता है। समझ गए।
किसी स्त्री को अगर देखिएगा कि उसको गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उससे ही जो है हम लोग प्री एक्लेम्प्सिया कहते हैं। अगर यही चीज़ें अगर गंभीर हो जाता है, जैसे यही किसी स्त्री में अगर बहुत खतरनाक यह ज़्यादा गंभीर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस यही प्री एक्लेम्प्सिया जो है एक्लेम्प्सिया में बदल जाता है, जो कि आगे आप लोग देखेंगे। समझ गए चीज़ को ना? चलिए बाकी इंग्लिश वाले देख ली। अब यहाँ पे देखिए एक्लेम्प्सिया है ना, यहीं पे है। यह रोग प्री एक्लेम्प्सिया की बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होती है, ठीक है। इसमें प्री एक्लेम्प्सिया के लक्षणों के साथ में दौरे व अचेतना कोमा की स्थिति भी सम्मिलित हो जाती है, इसलिए इसे टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। देखिए होता यह है कि प्री एक्लेम्प्सिया में हमने आपको क्या बताया कि स्त्री जो गर्भ अवस्था में है, जो प्रेगनेंसी पीरियड में है, उसका ताप में जो है हाइपरटेंशन होना, मतलब रक्तचाप बढ़ना, शरीर का या फेस का सूज जाना, यही जो है प्री एक्लेम्प्सिया होता है। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाए, गंभीर हो जाए, तो यही प्री एक्लेम्प्सिया का लक्षण जो है एक्लेम्प्सिया में बदल जाता है, उसी को एक्लेम्प्सिया कहते हैं, और ये गंभीर स्थिति हो जाता है। तो गंभीर स्थिति होने के साथ ही जो है स्त्री को दौरा पड़ने लगता है, कोमा में चला जाता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है, तो उसको हम एक्लेम्प्सिया कहते हैं। समझ गए? और इसीलिए इसे जो है हम लोग टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, समझ गए? चलिए ये सब वर्ड अगर नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। ओके चलिए अब आता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी सेकेंड ईयर में भी आप लोग पढ़े हैं, अभी भी पढ़ लीजिए। एक ऐसी असमान स्थिति, यह भी एक असमान स्थिति ही है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन ही है, जिसमें निषेचित डिंब मतलब जो फर्टिलाइज जो ओवम है, जो डिंब है, का आरोपण एवं विकास गर्भाशय गुहा के बाहर होता है, अस्थानिक गर्भधारण कहलाता है। देखिए अस्थानिक गर्भधारण, इक्टोपिक गर्भधारण क्या होता है? तो अस्थानिक गर्भधारण का मतलब होता है कि जो निषेचित डिंब होता है, जिसमें नर और मादा के मिलन से जो डिंब तैयार हुआ है, तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में जो है क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है, और भ्रूण का विकास, भ्रूण पलता कहाँ है? यूट्रस में। समझ गए ना, गर्भाशय में। लेकिन होता यह है कि अब किसी भी कारण से जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है कि जो निषेचित ओवम जो डिंब होता है, इसका आरोपण जो है और इसका जो विकास है वह गर्भाशय गुहा यानी यूट्रस कैविटी में नहीं होकर उससे बाहर होता है। ओके, और यही जो है अस्थानिक एक गर्भधारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। ओके, इसे एक्स्ट्राटेरिन प्रेगनेंसी, इसे एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अस्थानिक गर्भधारण में निषेचित डिंब समानतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित की जाती है। देखिए कहाँ आरोपित किया जाता है? गर्भाशय से बाहर, तो फैलोपियन ट्यूब में आरोपित किया जाता है निषेचित डिंब को। समझ गए चीज़ को? तो यही जो है आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताइए, सीधा बताइएगा कि वैसा प्रेगनेंसी जो एक असमान तरीके से होता है, जिसमें जो निषेचित डिंब होता है, फर्टिलाइज जो ओवम होता है, उसका आरोपण और उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वह गर्भाशय गुहा यूट्रस कैविटी से बाहर होता है। नॉर्मली कहाँ इसका विकास होता है? डिंब का विकास और आरोपण कहाँ होता है नॉर्मली? तो नॉर्मली यूट्रस में होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो होता यह है कि गर्भाशय गुहा से बाहर इसका विकास और आरोपण होता है, ठीक है, वही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। ओके, और इसमें जो निषेचित डिंब होता है उसको गर्भाशय से बाहर कहाँ आरोपित किया जाता है? तो नॉर्मली जो है फैलोपियन ट्यूब में आरोपित की जाती है, वही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। ओके चलिए, ये सब अगर आप अभी नहीं समझते हैं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए अगर आप इसको सीधा अगर आप किताब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा चीज़ें, मैं सही बता रहा हूँ। और मैं जो बता रहा हूँ एक बार ये देखिए, एक बार PDF पढ़िएगा तो समझ में 100% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सूतिका अवस्था, ठीक है, प्यूरिपेरियम क्या होता है? ठीक है, प्यूरिपेरियम क्या होता है? पुरीपेरियम क्या होता है? ठीक है, प्यूरिपेरियम क्या होता है? प्यूरिपेरियम क्या होता है? देख लीजिए सूतिका अवस्था। सूतिका अवस्था शिशु जन्म व अपरा निष्कासन के पश्चात की वह 6 सप्ताह की अवधि होती है, जिसमें महिला के जनन अंग विशेष रूप से श्रोणि के अंग वापस गर्भ अवस्था के पूर्ण वाली स्थिति में लौट जाती है। देखिए नॉर्मल सूतिका अवस्था प्यूरिपेरियम जो होता है, यह जो है एक आपका अवस्था होता है, यह एक जो है आपका समय होता है। इस समय में ये तय होता है कि जो गर्भ जो आपका अंग है, जो
श्रोणी अंग है, जो पेल्विक ऑर्गेन है, जो प्रेगनेंसी के समय महिला का ऑर्गेन जो है अपने समान से नॉर्मल से अधिक हो गया था, वो धीरे धीरे जो है अपने समान अवस्था में, पूर्व के अवस्था में लौटता है। और यह जो है सारा चीज़ें होता है कब होता है, तो यह जो है शिशु के जन्म व अपरा प्लेसेंटा के निष्कासन के 6 सप्ताह के अवधि के बाद ये सारे चीज़ें होता है। चीज़ को समझ रहे हैं? चलिए, सूतिका अवस्था प्यूरिपेरियम क्या होता है, समझ गए चीज़ को, कि सूतिका अवस्था जो है शिशु जन्म, मतलब शिशु जन्म लिया, वह अपरा निष्कासन व प्लेसेंटा को हटाने के बाद, शिशु के जन्म और प्लेसेंटा हटाने के 6 सप्ताह के अवधि के बाद जो है, जिसमें महिला का जो जनन अंग है वह विशेष रूप से पेल्विक के अंग वापस जो है, तो सूतिका अवस्था ही होता है कि जैसे शिशु जन्म लिया और उसके जो अपरा लगा हुआ है, गर्भनाल जो लगा हुआ है, उसका कटने के यानी हटने के बाद 6 सप्ताह की अवधि होता है ये, समझ गए। इस 6 सप्ताह के अवधि में प्लेसेंटा हटने के बाद और शिशु के जन्म लेने के बाद 6 सप्ताह के अवधि में ये जो महिला का जो जनन अंग होता है, यह विशेष रूप से पेल्विक के अंग जो होता है वह वापस से अपने गर्भ अवस्था के पूर्ण वाली स्थिति में वापस लौट आता है, और यही जो है सूतिका अवस्था होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लोचिया, लोचिया क्या होता है, यह शिशु जन्म के पश्चात का गर्भाशय स्राव होता है। मतलब शिशु के जन्म लेने के बाद जो गर्भाशय से होने वाला स्राव होता है, वही जो है आपका लोकिया नॉर्मली कहलाता है, जो योनि जो वैजिनल से निकलता है। यह स्राव सूतिका अवस्था के प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक निकलता है। अब ये जो स्राव होता है, जो शिशु के जन्म के बाद सीक्रेट होता है, तो यह सूतिका अवस्था के प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक निकलता है। मैंने क्या बताया कि सूतिका अवस्था कितना होता है, तो सूतिका अवस्था देखिए अभी ऊपर मैंने बताया कि 6 सप्ताह होता है। जन्म के बाद अपरा कटने के बाद 6 सप्ताह का जो अवस्था होता है वो सूतिका अवस्था होता है। तो यह जो लोचिया जो होता है, तो यह सूतिका अवस्था के प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक निकलता है। ओके, लोचिया या सूतिका अवस्था स्राव में रक्त तथा नष्ट पतिका डेस्यूडा के ऊतक रहते हैं। इस स्राव में तीव्र बदबू रहती है। तो लोकिया समझ गए कि लोकिया जो है जन्म के बाद होने वाला योनि से स्राव होता है, जो सूतिका अवस्था यानी बच्चे के जन्म के 3 से 4 सप्ताह तक निकलता रहता है, और इसमें जो है आपके नष्ट पतिका या सूतिका स्राव के ऊतक के यहाँ पे ऊतक रहता है, जिसमें तीव्र बदबू भी रहता है। ओके, तो लोकिया के बारे में समझ गए। चलिए, लोचिया इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गर्भपात क्या होता है, देख लीजिए। गर्भपात आप लोग ऊपर में जितने भी गर्भपात देखे हैं, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, सेप्टिक, सब गर्भपात के बारे में देख लीजिए। नॉर्मली गर्भपात होता क्या है, तो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ गर्भस्थ भ्रूण जिसका वजन 500 ग्राम या इससे कम हो का गर्भाशय से स्वतः या प्रेरित विधि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकल जाना ही गर्भपात कहलाता है। एवर्सन का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में, मतलब जो भ्रूण जो पल रहा होता है, अगर वह नॉर्मली स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से अगर वह जीवित रहने में असमर्थ है, अगर वह उसको दिक्कत हो रहा है गर्भ में और वह जिंदा रहने में दिक्कत हो रहा है उसको, अगर उसका वजन 500 ग्राम से कम है, तो यह स्वतः जो है या फिर प्रेरित विधि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकल जाना ही गर्भपात कहलाता है। ओके, और ये भले अलग की चीज़ें हैं कि आजकल इसका गलत यूजेज भी किया जाता है, स्वतः निकलने के जगह पर इससे निकलवा देता है लोग। तो यही जो है आपका एवर्सन होता है, जो कि आप लोग समझ गए। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, आप लोग देखिए। और अब 2 ही सब्जेक्ट है, तो हर एक 2 दिन के बाद जो है आपका हर एक सब्जेक्ट का हो ही जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, पढ़ते चलना है, और ये PDF डाउनलोड करके अपना एक कॉपी में नोट्स बनाते रहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तो आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी डिफिनीसन करा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए सारे ग्रुप में, जितने भी 3rd ईयर के हैं, किसी भी स्टेट से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके, और बाकी जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।